तो जो भी मैंने सूचना कल दिया था उसके संदर्भ में आज लाइव सेशन हो और सभी लोग जुड़े इस लाइव सेशन में। और जो भी हम विद्यार्थियों की जो शंकाएं रहती है मेंस और इंटरव्यू के संदर्भ में उसे देखेंगे और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। उसे जो भी आ रहे हैं उन सभी लोग अभ्यर्थियों का वेलकम। और कुछ डिफ़ॉल्ट के कारण, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट के कारण यूट्यूब लाइव नहीं हो सका, तो इसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। तो सबसे पहले देखते हैं किन चीज़ों से शुरुआत की जाए, कैसे रणनीति होनी चाहिए, क्या आप किस रूप से तैयारी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं अभ्यर्थियों में, जो स्पेशली जो मेंस जो दे रहे हैं और जिनका 65 इंटरव्यू अभी होने वाला है। क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक के जो दौर चल रहा है उसमें सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। सभी कैलेंडर जो जारी किए गए थे वो किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं। तो उसी संदर्भ में ये सब देखा जाएगा। तो कैसे क्या करनी चाहिए, आपको काफ़ी समय मिल चुका है और इन सभी बैकग्राउंड जो पीछे चल रहे हैं उसके संदर्भ में आप अपनी रणनीति कैसे बनाएं और इन खाली समय में आप अपने जो भी आपका वर्क है उसको आप कैसे पोटेंशियल के रूप में बदले, ये सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। और मैं ये काफ़ी लंबे समय के बाद लाइव हुआ हूँ। इसका कुछ कारण था, निजी कारण था, व्यक्तिगत कारण था, जिसके कारण मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे जो भी वीडियो आएंगे आज के बाद से, तो उसमें पहले तो मैं जो स्टूडेंट के जो भी शंकाएँ हैं उसको दूर करने के संदर्भ में 3 वीडियो लाऊंगा, जिसमें बीपीएससी 65 जो इंटरव्यू कुछ दिनों के बाद होगी, साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद 66 जो भी बीपीएससी मेंस होने वाली है उसके विभिन्न जो सिलेबस है, उसके जो पार्ट है, उसके संदर्भ में कैसी रणनीति आप लोग बनाएं जिससे आप इसे अंतिम परिणाम तक ले जाएं अपने रिजल्ट को। तो कुछ मैंने 4 दिसंबर को इंटरव्यू दिया था, उसके 64 बीपीएससी इंटरव्यू जो था मेरा 4 दिसंबर को था, 2020 4 दिसंबर। उसके बाद बहुत से मित्रों के द्वारा, मेरे जो सहपाठी साथी हैं और साथ ही साथ मेरे जो स्टूडेंट हैं, तो उनके द्वारा बार बार प्रश्न किए जा रहे थे कि कैसे मैनेज किया जाए इन सब चीज़ों को, मार्क्स कैसे अच्छे तरीके से लाया जाए जो इंटरव्यू तक और फाइनल लिस्ट तक मेरा नाम आए। इसके साथ ही साथ ये भी स्टूडेंट के साथ बार बार समस्या आती है, कौन सा बुक रेफरेंस किया जाए, किस तरह तैयारी किया जाए, हम अपने जो भी लेखन शैली है उसमें नंबर हम कैसे लाएं। इन सब चीज़ों पर अमूमन सभी अभ्यर्थियों की शंकाएँ बार बार देखी जाती है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को आज मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा और अपना जो व्यक्तिगत अनुभव मैंने जो देखा है उसे मैं आप लोगों से साझा करूंगा। तो इस सेशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसमें पहला सेशन होगा आपका इंटरव्यू का व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव था वो आपसे कुछ देर में शेयर करूंगा। उसके बाद 65 इंटरव्यू में आप कैसी रणनीति अभी से तैयार करें, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा आप लोगों को अधिक समय दिया नहीं जाएगा। जैसे 64 इंटरव्यू के लिए समय दिया गया था वैसा आप लोगों को समय मिलेगा नहीं। तो जो भी है तैयारियां अभी से ही आप लोग स्टार्ट करें। और साथ ही साथ उसके बाद आप जब 66 मेंस का जो हाल ही में डेट कैंसिल हुआ है, नया डेट आएगा, तो जब भी आएगा तो आप लोगों को 1 से 2 महीने का अतिरिक्त समय मिला है। तो आप उसके बाद कैसी रणनीति बनाएं, क्या करें, इस सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेंस के संदर्भ में स्पेशल आप क्या टूल्स अपनाएं जिससे आपका नंबर अधिक आए, जो एक सफल अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों से साझा करता हूँ, उसके बाद आगे मैं बढ़ूँगा। उससे पहले आप लोग फेसबुक लाइव पर हैं तो अपने वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके। और साथ ही साथ जो भी आप लोग के डाउट्स है, जो भी प्रश्न हो, आप लोग सेशन में आप दे सकते हैं। वो लास्ट सेशन रहेगा तो उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं 4 दिसंबर 2020 की
उस स्थिति का और उससे पूर्व की क्या स्थितियां थी उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि मैं एक औसत स्टूडेंट हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ ऐसी स्पेशल क्षमताएं हैं जिसके आधार पर मुझे स्पेशल हमेशा सब जगह मिला हो माहौल। मैंने और अमूमन जो तैयारियां करते हैं उसमें से बहुत से अधिकतर स्टूडेंट औसत ही होते हैं जो प्रयास करते हैं और उनकी सफलता भी मिलती है। औसत कहने का अर्थ ये है क्या आपकी जो क्षमताएं होती हैं, आप शुरुआत से ही टॉप रैंकर के श्रेणी में नहीं होते हैं तो आपकी मानसिकता ऐसी होती है कि नहीं मैं औसत श्रेणी का हूँ, औसत श्रेणी का हूँ। पर औसत जैसी श्रेणी नहीं होती है, उसको ठीक किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो सभी ये मान के चलें जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो बोर्ड मेंबर हो बैठेंगे उनसे आप बहुत कम जानते हैं। आप उनसे अधिक जानते भी हैं तो ऐसा शो नहीं करना है। तो इसलिए आप औसत स्टूडेंट है ये मान के चलिए। सबसे पहला ये आपको टूल्स अपनाना होगा कि नहीं मेरी स्थिति क्या है, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है इन सब चीज़ों को लेकर। तो मेरा इंटरव्यू जब 4 दिसंबर था उससे पहले की कुछ स्थितियों को मैं आपको बताऊंगा। जैसे पेंडेमिक तो शुरू से ही आ गया था दिसंबर से पहले ही, तो उस दौरान रिजल्ट आता है तो वैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारे के यहाँ तैयारियाँ हो रही थी। व्यक्तिगत रूप से कहीं हो नहीं रहा था, जो भी करना था खुद से करना था और ऑनलाइन तैयारी करनी थी इंटरव्यू की। तो इस संदर्भ में कुछ संस्थानों से जुड़ा भी जिसमें इंटरव्यू दिया जा सके और उनके द्वारा उचित मार्गदर्शन किया जा सके, और ऐसा हो भी रहा था। तो कुछ व्यक्तिगत और कुछ ऐसे कारण हो गए जिसके कारण मैं जितना अचीव करना था वो गोल को मैं अचीव नहीं कर सका। मैं इस दौरान ट्रैवल भी किया बिहार और पटना और दिल्ली, जिसके संदर्भ में मेरा टाइम टेकन ऐसे ही हो गया। मेरा रोल नंबर 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है इंटरव्यू। मेरे पास काफ़ी समय नहीं था, पर अंत ये हुआ कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। जो भी मैंने अपने मित्र सहपाठी के साथ शेयर किया अपने इंटरव्यू का और इंटरव्यू नॉलेज को, तो मुझे पता चला मेरा अच्छा इंटरव्यू गया, मुझे इसका एहसास भी था। तो इस संदर्भ में देखते हैं क्या है। तो इंटरव्यू से पहले सबसे पहले ये होता है क्या आपके पास बहुत से डाउट्स होते हैं कि मैं इसे कैसे मैनेज करूँगा, क्वेश्चन कैसा होगा और कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे अधिक नंबर लाया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। तो आप ये चीज़ मान के चलिए इंटरव्यू आपका एकमात्र रैंक बनाने का एक जरिया है। अगर आपका मेंस अच्छा गया होगा तो आपका सिलेक्शन आने से कोई रोक नहीं सकता है। यदि आप सिलेक्शन आपका हो रहा है, अच्छा मेंस में नंबर आपका आया होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, वो जो भी पद होंगे उसके लिए आपका चयन जरूर होगा। पर इंटरव्यू में आपका नंबर कुछ अधिक आता है तो आप उसके द्वारा आपका रैंक जो होता है 1 से 100 तक होता है, वो रैंक आने में बहुत यूज़फुल होता है, बहुत सहायक होता है। इसी संदर्भ में इंटरव्यू महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे सवाल इंटरव्यू देने से पहले मुझे कुछ डॉट्स है, जैसे कि इतना ब्रॉड सिलेबस को मैं कैसे मैनेज करूँगा। पहला डॉट था जो अमूमन सभी स्टूडेंटों में होता है। साथ ही साथ मैं कैसे अपने व्यक्तित्व को इंटरव्यू के सामने 15 से 20 मिनट या 30 मिनट में जाहिर कर सकूँगा, क्योंकि आपके 30 मिनट के या 20 मिनट के 20 या 30 मिनट के जो भी इंटरव्यू सेशन चलेगा उसमें सारे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर जो होंगे उनको आपको संतुष्ट करना होगा इस संदर्भ में कि आपका प्रशासनिक पद पर चयन हो सके। आप वैसे व्यक्तित्व को कैसे बनाएं, तो इन सब सवालों के जवाब को मैं कितना किसी बात को, किसी प्रश्न के उत्तर को कितनी सीमाओं तक सीमित रखूं, इन सब चीज़ों को लेकर बैकग्राउंड आपके दिमाग में चलता रहता है। इन्हीं सब उलझनों के साथ आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। उससे पहले बहुत से संस्थान में आप जाते भी हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चन संस्थानों द्वारा किया जाता है, तो कुछ आपके फेवर में क्वेश्चन होते हैं जिससे आप ये समझते हैं कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है या ख़राब जा सकता है। ये तब डिपेंड करता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह कार्य कर रहा है उस दिन। ज़रूरी नहीं है कि जो आप किसी इंस्टीट्यूट में आपने दिया है इंटरव्यू उसके
उसके आधार पर आप जो इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, बीपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में, वही आधार वहाँ हो। तो ये आप मान के चलिए एक नया दिन होगा, नए तरीके से आपको सोच के विचार के आपके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो 4 दिसंबर की बात, वो दिन आ गया जो पहली घबराहट के साथ वो होती है सभी अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि इस दिन आपका तय होता है कि आपका भविष्य क्या होगा। अगर आप इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपके पास वो सारे अधिकार और क्षमताएं होंगी जो अपने अनुसार एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने जब बोर्ड के अंदर इंटरव्यू बीपीएससी ऑफिस के अंदर गया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट को देखा। लगभग एक सेशन में 40 स्टूडेंटों को बुलाया जा रहा था। तो 40 स्टूडेंटों को, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं, सभी को देखकर ये आम लगा कि जितनी बेचैनी मुझ में है उससे उतनी बेचैनी सभी स्टूडेंटों में है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझ में स्पेशल कमी है या उनमें कुछ स्पेशल गुण है, सभी एक समान एक धरातल पर थे। सबसे पहला तो मेरे जो होपनेसनेस जो थी उसे दूर करने में एक ये अहम भूमिका आई कि मैं खुद को कंट्रोल उस समय कैसे करूं, अपने जो भी विचार मन में आ रहे हैं। अंदर का माहौल बहुत अच्छा होता है, आप कोऑपरेटिव माहौल का होते हैं सारे लोग वहाँ। ऐसे जैसे बाहर बोल दिया जाता है बीपीएससी ऑफिस के बाहर कि रूडली बात किया जाता है, फेवर नहीं किया जाता है या बहुत से नेगेटिव बातें की जाती है, वैसी कुछ नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया है कि वहाँ ऐसा कुछ नेगेटिव बातें नहीं है, सारे पॉजिटिव बातें आपको आएंगे। आपका जितना कोऑपरेशन लोग वहाँ कोऑपरेट करते हैं, शायद ही मैं किसी आयोग में अभी तक देखा हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये ऐसा नेगेटिव वे में आपको कार्य वहाँ होंगे। जो भी होंगे आपके पॉजिटिव वे में होंगे। तो मैं अंदर गया अपना, उस समय कोविड का चेकअप हो रहा था, सारा वो सब चीज़ हो गया। वो अच्छे से आपको एक वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाता है। वहाँ भी आपको रिलैक्सेशन सपोर्टिंग मेंबर रहते हैं, जिसमें आपके सारे डाउट जो भी होंगे डॉक्यूमेंट के वो दूर करेंगे और आपको केवल इंतज़ार करना अपने इंटरव्यू को फोकस करके। तो जैसे जैसे कोडिंग मिलने के बाद, क्योंकि बीपीएससी में कोडिंग होता है, क्योंकि व्यक्तिगत जानकारी बोर्ड मेंबर के पास ना होती है, ना ही जो इंटरव्यू बोर्ड सदस्य जो होते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो उन लोगों के पास कोई भी कैंडिडेट का व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो इसलिए कोडिंग सिस्टम बिहार में है बीपीएससी में। तो आप जब कोडिंग आपको मिल जाता तो अपने समय का वेट किया जाता है। तो मैं अंदर गया था 1:30 बजे के आसपास, 31 के अंदर सबको अंदर कर लिया गया, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला था सेशन। उसके बाद मेरा इंटरव्यू का सेशन आया आपको लगभग 3:45 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना लंबा वेट किया होगा। और लंबा वेट करने के बाद होता है कि आपके पोटेंशियल जो आप शुरू में जाते हैं वो आपका पोटेंशियल, और लास्ट में आते आते आपका पोटेंशियल कुछ कम ज़रूर होता है, आप कितने भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। इसी संदर्भ में जब बोर्ड के मेंबर जब बुलाते हैं अंदर, तो इंटरव्यू बोर्ड से पहले जो कैबिन होता है उसके पहले एक वाचिंग कैंपस होता है, जहां आप वॉच करते हैं सारी चीज़ों को देखने के लिए। वेटिंग रूम होता है जिसे बोला जाता है। तो उस दौरान मैंने बहुत घबराहट महसूस किया, ऐसे घबराहट जो अमूमन सभी स्टूडेंटों के पास होता है। तो मैं खास एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर वैसी घबराहट किसी स्टूडेंट 65 वाले स्टूडेंट की होती है तो आप सबसे पहले ये देखें क्या आप उस घबराहट को दूर करने के लिए कुछ ऐसे तरीके ढूंढें जिससे वो घबराहट दूर हो जाए। तो इसके लिए मैंने देखा कि जहाँ मैं वेट कर रहा था उसके खिड़की के बाहर एक कार थी, तो उस कार के बारे में सोचने लगा। अब मुझे वेटिंग 5 से 7 मिनट वेट करना पड़ा जिससे मैं अंदर जा सकूं। तो उस दौरान मेरी घबराहट कम हो गई। जैसे ही अंदर बुलाया गया तो सभी मेंबर ने मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया। मैं गया भी, बैठा भी अपने निश्चित स्थान पर। तो प्रश्न और सिलसिला जो भी प्रश्न पूछने का सिलसिला था वो शुरू होने लगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे इंटरव्यू के दौरान, जो भी 65 स्टूडेंट देने वाले हैं। आपका व्यक्तिगत डाटा जो होगा आपके एजुकेशन से, आपके हॉबी से, आपके इंटरेस्ट से, आपके ऑप्शनल पेपर से और करंट जो इवेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो सब आप अच्छी तरीके से कर लें। और
कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसे ब्रॉडेड संदर्भ में कर ले। कहने का अर्थ है कि उसके असीमित सीमा के तक जाकर तैयारी करें। आप उन्हीं क्वेश्चनों को करें, उन्हीं सब चीज़ों को, प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश करें जो एक समान रूप से एक कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है। क्योंकि जो भी बोर्ड मेंबर होंगे वो अपने अपने क्षेत्र में बेशक एक उपलब्धि हासिल करते हैं कि ये होंगे, पर जैसे ही बोर्ड मेंबर में आते हैं तो आपसे एक औसत क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे एक अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी, एक प्रशासक का समान जानकारी उन्हें प्राप्त हो। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है उनके द्वारा क्या कि ये अभ्यर्थी जो प्रश्न दे रहा है, उत्तर दे रहा है, वो किस संदर्भ में दे रहा है। तो मेरा प्रश्न सेशन स्टार्ट होता है जिसमें 20% मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड से, ग्रेजुएशन कब किए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन 40% के आसपास क्वेश्चन जो था वो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट से था, जैसे नियुक्ति, पदोन्नति क्या होता है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, जो मेरा लोक प्रशासन था, तो इस संदर्भ में क्वेश्चन थे। और 30% आपका क्वेश्चन होता है क्या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करते हैं। और 10% क्वेश्चन जो होंगे आपको इस टाइप से क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको सिचुएशन दिया जाएगा जिसमें आपके घबराहट उनको नज़र आए, और आप पर उनको थोड़ा सा आप पर ये भी जाहिर कर सकते हैं ऑटोमन्स बॉडी की तरह, जैसे आप पर गुस्सा होकर कोई सवाल कर सकते हैं कि कैसे ये आप बोल रहे हैं, ये तो नहीं होता है, पर उस समय भी आपको शालीन व्यवहार करना है। तो ये सब चीज़ें खासकर मेरे साथ ये घटना घटी कि जब भी इंटरव्यू सेशन चल रहा था तो जो मेरी बोर्ड मेंबर थी, जो चीफ थी, दीप्ति मैम थी, तो उनके द्वारा गलत प्रश्न पूछा गया। क्योंकि मैं ऑप्शनल, मेरा या लोक प्रशासन था, पवेड था, पर उनके द्वारा साहित्य से, हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जिसमें से श्रृंगार रस और वीर रस क्या होता है इससे। तो मैंने जहाँ तक मुझे पता था उनको मैंने बताया। तीसरा क्वेश्चन जैसे ही वो हमसे पूछते हैं हिंदी साहित्य से, तो मैंने उन्हें शालीनता से ये बोला, क्या मैम मेरा लोक प्रशासन ऑप्शनल है, ना कि हिंदी साहित्य, इसलिए मैं हिंदी साहित्य में प्रश्न का उत्तर देने में असक्षम महसूस कर रहा हूँ। तो वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए ये बोली, सॉरी मैम। तो इसके साथ ही सारे लोग भी हंसे, तो मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ इन बातों को, इन अवसरों को अपने लिए फेवर में किया, और वहीं से मैं बूम करता हूँ। और जो भी प्रश्न पूछे गए उसके बाद मैं उसमें प्लस ही रहा, उसमें मेरी कोई भी चिंताएं नहीं रहीं, साथ ही कोई भी डाउट्स नहीं रहा। तो अमूमन आप ये कहा जा सकता है, उसके बाद आप इंटरव्यू दे के बाहर निकलते हैं तो आपका उसी समय आपका मेडिकल होगा और आप पूरी प्रक्रिया पूरी करके बाहर निकल जाते हैं। तो देखते हैं क्या इस दौरान हम लोग देखते हैं क्या इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट क्या नज़र आता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही नज़र आएगा आपको कि सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं। कुछ सिचुएशन आपके बिहाफ में जाएंगे, कुछ सिचुएशन आपके फेवर में जाएंगे, तो इनको कैसे मैनेज करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो 65 स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं कुछ समय बाद, तो उनकी अपनी तैयारी ऐसे ही करेंगे। क्या अपना जो भी व्यक्तिगत डाटा, जो पर्सनल डाटा होता है, जैसे एजुकेशन उनका कैसा है, क्या है, इसके संदर्भ में जो भी उनसे संबंधित टॉपिक होंगे वो जब आएगा उसमें चर्चा स्पेशल करूंगा ही, तो उस समय देखा जाएगा। उसके साथ ही दूसरा ये देखना है कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो अच्छे तरीके से करके जाएंगे। जो भी करंट के इवेंट होंगे उसको आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। साथ ही साथ अभी से ही आप लोग ये तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको अमूमन मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है आपका रिज़ल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है। 65 मेंस का रिज़ल्ट आने वाला, उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएगी। इसलिए तो सबसे पहले आप लोग ये अभी से ही तैयारी करें अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए। कैसे आप लोग इन सब चीज़ों को आगे करते हैं, ये सब चीज़ आप अभी से प्रैक्टिस करने शुरू कर लें। अपने जो सीनियर होंगे उनसे बात कीजिए। साथ ही साथ इंटरव्यू, बहुत से लोगों का इंटरव्यू का सेशन चलता है, वो बहुत अपलोड होता है यूट्यूब पर, आप उसे देख के अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं कि किसी क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर किस संदर्भ में देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो भी होगा रिजल्ट आएगा, उसके बाद 65 मेंस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू के सेशन में आप लोगों के सामने पर्सनली आऊँगा, फिर से मैं जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो सब मैं देखूँगा। दूसरा है
मेंस के संदर्भ में कुछ बातें करना, 66 का मेंस जो है वो देखूंगा कि अभी मेंस का हालिया डेट जो था अगले मंथ में होने वाला था, उसको एक्सटेंड करके कुछ दिन और बढ़ा दिया गया है, जिससे 66 जो मेंस के अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी समय मिल गया है। तो आप लोग कैसे तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर लाएं, जाके अगला स्टेज इंटरव्यू तक पहुँचे, ये देखते हैं। तो सभी को सिलेबस तो अमूमन सबको पता ही होंगे, पर जो नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको, जो पहली बार इन सब चीज़ों से जान रहे हैं, तो मेंस के संदर्भ में मैं बता दूं, क्या मेंस के एक जनरल हिंदी का 100 नंबर मार्क्स का एक पेपर होता है, जीएस पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें 300 मार्क्स यानी कुल 600 का जीएस होता है, और एक ऑप्शनल आपको 300 का होगा, जिसमें टोटल आपका काउंट होगा जो मेंस के लिए वो केवल जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर से होगा, और साथ में इंटरव्यू के 120 नंबर से आपका रैंक बनेगा और जो फाइनल लिस्ट में नाम आता है। तो इस प्रकार आपका 1020 नंबर का टोटल मेंस और इंटरव्यू नंबर हो, जो फाइनल लिस्ट उससे बनेगा। तो मैं कुछ बातें इसको बताना चाहूँगा। मेंस जो भी 65 मेंस देने वाले हैं, क्या आप किस कैटेगरी में अपने आप को खुद को रखना चाहते हैं? यहाँ पर 2 कैटेगरी होता है। एक जो औसत स्टूडेंट के रूप में अपना चयन केवल चाहते हैं, जिनको सर्विस चाहिए, एक नौकरी चाहिए, और उस कटअप को पार करके जो भी कटअप बीपीएससी का फाइनल लिस्ट का होता है वहाँ तक पहुँचते हैं, और उनका जो भी प्रेफरेंस रहता है वैसा ही रहता है कि नहीं, मुझे जिस पद में सीट ज़्यादा आई है उसको मैं प्रेफरेंस के तौर पर जब भी अलॉट होगा तो प्रेफरेंस में ऊपर रखूं, ताकि मुझे एक जॉब मिल जाए। तो क्या आप उस श्रेणी में रहना चाहते हैं, या आप उस श्रेणी में रहना चाहते हैं जो टॉपर बन के आप एक मनचाहा पोस्ट पाए, जो आप फील्ड में जाके अपना काम एक प्रशासक के तौर पर कार्य करना चाहते हैं? वो आप खुद डिसाइड कीजिए, क्योंकि सभी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं। आप उसी संदर्भ में इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य एक टॉपर बनने का है और एक प्रशासक जो हाई रैंक का जो पद होता है, जैसे एसडीएम का, डीएसपी का, वित्त में और सब विभाग में जो होता है, तो वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब आप हाई रैंक लाएंगे, आपका मार्क्स अधिक होगा तभी। नहीं तो बहुत से पद ऐसे होते हैं जिसमें सीट तो ज़्यादा होती है, पर आपको कार्य करने का उतना अवसर नहीं मिलेगा जब एक एसडीएम और डीएसपी के तौर पर मिलता है। तो ये आप डिसाइड कीजिए, और आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा कोई बता नहीं सकेगा आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं, और आपका चयन उसमें आना है। तो इसके लिए 60 और 62 बीपीएससी जो मेंस हुआ था, उसमें जो हमारे टॉपर थे, सुशांत कुमार चंचल जो 62 के टॉपर रहे, उनका हाईएस्ट मार्क्स 727 था, यानी 727 नंबर उनका मार्क्स था, जो हाईएस्ट मार्क था उस समय। अब फाइनल लिस्ट 599 में आया। तो आप सोच सकते हैं कितने का अंतर, लगभग 150 पौने 200 का अंतर रहा है। तो आप जब अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको रैंक भी अच्छी मिलेगी, ये लाजमी है। तो आप उस तरह तैयारी अपने दौरान करने, वो रणनीति कैसे अपनाएंगे, वो मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा उसमें भी बताऊंगा। दूसरा, मैं 63 का भी चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें श्रेयांश तिवारी जी जो हैं फर्स्ट रैंक लाए थे। उनका हाईएस्ट मार्क 683 था, 683, पर फाइनल लिस्ट में नाम जब आया था 588 फाइनल लिस्ट का आया था। जो सबसे लोएस्ट जो इनका होगा, जिनका चयन हुआ पद के लिए, वो 588 था। तो आप देख सकते हैं लगभग 100 नंबर का यहाँ भी अंतर होता है। तो केवल 100 नंबर के लिए ही आपका रैंक है ना, या अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। तो ये केवल तभी किया जा सकता है, और आप देखेंगे दोनों का इंटरव्यू नंबर लगभग सेम ही था, लगभग 100 के आसपास था। तो क्या इससे जाहिर होता है? जाहिर यही होता है क्या आपने इन मेंस में आपने कैसे तैयारी की है, मेंस में आपका नंबर कैसा है। तो मेंस में अगर आप बूम करते हैं तो आपका इंटरव्यू लगभग औसत 190 और 100 के बीच रहेगा। और बीपीएससी अब अमूमन ऐसे ही पैटर्न अपनाती है जिसमें से इंटरव्यू के नंबर उनके मेंस के नंबर को प्रभावित ना करे। तो मान के चलिए आपको 85 और 100 या 100 प्लस का नंबर होगा, तो मेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मेंस में आप 175 औसत भी लाते हैं तो आपको
525 के आसपास ज़रूर नंबर आएगा, प्लस इंटरव्यू में 80 और 85 के बीच में रहता है तो आपका 605 610 हो सकता है। तो सारा खेल जो भी है, जो भी आपका चयन का आधार बनेगा तो मेंस ही बनेगा। तो मेंस के लिए सबसे पहले आप लोग सिलेबस को देख ही लिए होंगे, अभी तक तैयारी कर रहे होंगे, सिलेबस को भी देख लिए होंगे। साथ ही साथ ये भी आप देख रहे होंगे कि क्या समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी। तो मैंने जो अनुभव किया था 64 के मेंस में, तो उसका मैं जब उस पर काम किया तो मेरे लिए मेंस बहुत इजी हो गया। तो शायद आप लोग के लिए भी ये सब महसूस करते होंगे कि नहीं यही प्रॉब्लम हुआ। जैसे राइटिंग स्किल कि मैं, क्योंकि 32 पेज के आसपास मिलता है बीपीएससी में, जो काफ़ी इनफ होता है लिखने के लिए। पेज आपको समय बहुत मिलता है, शब्द सीमा भी नहीं है बीपीएससी में। तो क्या और कितना लिखा जाए ये कैंडिडेट जब तक डिसाइड नहीं करेगा वो तो मेंस का परफेक्ट आंसर कैसे लिखेगा। तो सबसे पहले लेखन शैली कैसी होनी चाहिए ये इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है कि एक अभ्यर्थी अपने आंसर राइटिंग में क्या शामिल करे जिससे उसको औरों से अधिक नंबर मिले, ये दूसरा डॉट्स होता है। तीसरा डॉट्स होता है क्या हम जो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं क्या वो बैलेंस है। बैलेंस कहने का अर्थ है कि जो डिमांड है उसके अनुसार हम आंसर दे पा रहे हैं। दूसरा, किसी पॉलिटिकल व्यू हम नहीं दे रहे हैं उसमें। तीसरा, अपना संकुचित विचार उसमें नहीं रख रहे हैं या अपना ब्रॉड विचार भी नहीं रख पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर ये कितना सीमित रहे ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो मैं 66 मेंस इंटरव्यू अभ्यर्थी हैं उनको कुछ टूल किट बताऊँगा जिसके आधार पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें GS 1, उसके बाद 3 वीडियो मैं लाने वाला हूँ जिसमें पेपर 1 का विस्तृत जानकारी होगा, उस पर कैसे काम करना है टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद किसी प्रश्न का उत्तर किस रूप में देना चाहिए, उसमें क्या टूल यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं चर्चा करूँगा। वैसे GS 2 का चर्चा करूँगा और ऑप्शनल पेपर जो मैं पवेड है उसके संबंध में मैं चर्चा करूँगा। तो ये अगले 3 दिन में वीडियो आएगा। तो आज के वीडियो में मैं वो टूल किट क्या होना चाहिए जो टोटल समग्र रूप से GS 1 GS 2 और पेपर ऑप्शनल पेपर में शामिल हो। तो सबसे पहले एक टूल किट होता है कि आप जो भी सिलेबस है उसको बेहतर से समझें, उसका डिमांड क्या है सिलेबस का। अगर इसे आप नहीं समझिएगा, इसके लिए भले आपको 2-4 दिन 5 दिन समय लगे, आप उसको बेहतर तरीके से समझे। कहने का अर्थ है सिलेबस आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही निर्धारित करेगा आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किन चीज़ों को पढ़ना है। इस संदर्भ में आप सिलेबस को देखिएगा। दूसरा टूल किट होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक आ चुके हैं उस पर आपका कमांड होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि यह जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है या पूछा जा चुका है उसमें आप देखिएगा 50 या 60% जो परसेंट क्वेश्चन है जो आने वाले समयों में रिपीट होते हैं या इस प्रकार कहिए उसका सेंस वही होता है। भले उसको करंट इवेंट से जोड़कर नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है, पर अमूमन उसका शैली वही होगा और जिस पैटर्न में पूछा जा रहा है वही पैटर्न होगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको अच्छे से कमांड के साथ रिवाइज कर लेते हैं तो आप इसे आसानी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, जिसके आधार पर मेंस राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी, क्योंकि आप 3 घंटे लगातार लिखते हैं। तो ये सब आपका डेवलप होगा। और तीसरा टूल किट ये है क्या जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अपना नोटबुक खुद का बनाएं, किसी दूसरे या तीसरे या किसी बुक को कॉपी ना करें। पढ़े ज़रूर, उसके बाद उसको नए तरीके से उसको अपने नोटबुक में शामिल करें और उस पर बार बार रिवाइज करें। इससे होगा क्या आपके जो भी जहन में होगा वो आपको एग्ज़ाम हॉल में उतरेगा। नहीं तो होता क्या है आप तो 3, 4, 5 बुक रेफरेंस पढ़ लेते हैं, मार्केट में लाखों नोट्स हैं, उसको पढ़ लीजिएगा 4-5 नोट्स को। तो कहने का अर्थ है किसी का नोट्स तो आपको हूबहू 100% याद नहीं होगा और जो अपना भी है आपको वो भी नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है
कि जो भी आप पढ़े इस दौरान तो वो अपना खुद का नोट्स अपने भाषा में, अपनी भाषा में बनाएं। डायग्राम, पाई चार्ट और भी जो टूल्स है इस तरीके के वो यूज़ करें, जिससे कम लिखें और आपका प्रस्तुतिकरण जो हो आंसर का वो अधिक हो। तो इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं। चौथा आप टूल किट ये यूज़ करिए कि 3 घंटे लिखने का प्रैक्टिस करिए, और जो भी क्वेश्चन है जीएस में और ऑप्शनल में जो भी जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पूरा लिखने का प्रयास करें। मैं मेंस जब भी दिया हूँ उसमें सबसे पहले मैं यही ऑब्जर्व किया हूँ कि पहला दिन जो जीएस होता है उसमें 100% अटेंडेंस होता है लोगों का, अभ्यर्थियों का। जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें आपको 100% मिलेगा अटेंडेंस, और जैसे जीएस 2 आता है तो अटेंडेंस की संख्या घटने लगती है। कहने का तो अभ्यर्थियों की संख्या घटने लगती है। उसका 2 ही रीज़न हो सकता है, या तो जो भी मेंस का क्वेश्चन आया या तो वो सॉल्व नहीं कर सके हैं, या तो दूसरा 3 घंटे तक वो पूरा जो भी 3 घंटे तक लेखन शैली है उसको उनके शैली में अभी तक शामिल नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन लिखने में आपको अमूमन 20 से 22 मिनट का समय मिलता है। तो 20 मिनट में आप कितना लिखें जिससे आपका टोटल क्वेश्चन कवर हो। अगर एक क्वेश्चन को आप 25 से 30 मिनट लिखते हैं तो दूसरे क्वेश्चन पर प्रभावित करेगा, और अंत में ये होगा कि आप पूरा क्वेश्चन लिख नहीं पाइएगा। तो ये सब चीज़ वहाँ पर देखा जाता है, जिससे अभ्यर्थियों की संख्या घटती जाती है। और मैंने ये ऑब्जर्व खास कर किया हूँ, और बहुत से जो भी कैंडिडेट हो गई जो अभी तक यहाँ तक पहुँचे या जिनका चयन हो चुका है, वो भी अभ्यर्थी ये ज़रूर महसूस करते होंगे कि अगर एक स्मॉल रूम है उसमें 20 से 22 स्टूडेंट का सीट अलाउड है, तो उसमें लास्ट एग्ज़ाम होते होते आपको 10 से 12 स्टूडेंट होंगे जो शामिल होते हैं, और उसमें जो फुल आंसर लिखने वाले स्टूडेंटों की संख्या 5 से 7 रह जाती है। तो आपको उन 5 से 7 स्टूडेंटों में शामिल खुद को करना होगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका चयन कोई नहीं रोक सकता है। और थोड़ा सा भाग्य भी साथ देता है। भाग्य कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से आपने तैयारी किए हैं, जिस पैटर्न पर आपने तैयारी की, उसी के रूप में आपका प्रश्न आया हो और आप पूरी तरह 100% उसको अपने एग्ज़ाम हॉल में उतार चुके हो। भाग्य यहाँ तक साथ देता है। उसके अलावा सारा मेहनत का खेल है। आप जिस तरीके से अपने आप को ढालिएगा, आपका आंसर राइटिंग उतना ही स्किल डेवलप होगा। 65 जो भी थे, तो ये 2 सेशन में इतना ही था। और तीसरे सेशन में जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे स्टूडेंटों के द्वारा, कुछ मित्रों के द्वारा पूछा जाता है कि उसको देखते हैं क्या वो क्वेश्चन रहते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन अमूमन देखे जाते हैं कि बुक रेफरेंस क्या हो, कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो देखिए, मेंस तक आप आ गए हैं तो आपको ये नॉलेज हो गया होगा किस बुक से पढ़ने से आपका पीटी हुआ था, किस बुक से पढ़ने से आपका मेंस हो सकता है। मार्केट में बहुत से बुक हैं, जो भी आप लेके आएँ उसको अपने तरीके से अपने आंसर राइटिंग में शामिल करने का प्रयास करें। खासकर फिर किसी एक बुक को भी रेफरेंस ना बना ले, 2-3 से क्रॉस, जो भी 2-3 बुक्स मानक बुक हैं, और सभी को पता है ये मानक बुक कौन कौन से होते हैं, उस पर क्या चर्चा करना है। तो वो बुक मानक का क्रॉस करके अपना नोट्स बनाए, उसी पर आप रहिए, उसी पर सारा आपका मेंस क्लियर होगा। दूसरा होता है क्वेश्चन ये होता है कि हम लिख नहीं पाते हैं, पूरा 3 घंटे तक हम लिख नहीं पाते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो आप ये मान के चलिए कि यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं वो एक दिन में 2 पेपर देते हैं, वो कैसे लिखते हैं, उनका भी चयन होता है। और बहुत से कैंडिडेट यूपीएससी वाले भी कैंडिडेट यहाँ रहते हैं, तो आपका उनसे सामना है। तो आप खुद आप समझ सकते हैं कैसे आप लिखिए, क्योंकि मेहनत बिना किए आप कुछ कर नहीं सकिएगा। क्योंकि मेंस का अगर नंबर आपका 525 प्लस 530 आ जाता है तो चयन आपका कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी संदर्भ में आप लोग तैयारी कीजिए, केवल प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग का, और अपने मित्रों में जो भी हो आप अपने सहपाठियों के साथ इस पर डिस्कस करें। कोचिंग के द्वारा टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए। इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ जो भी है
एक लास्ट बात आज के सेशन में मैं करूँगा कि जितना दिन समय मिल रहा है उसको अचीव करने का कोशिश करें। ये नहीं कि आपका समय डेट बढ़ गया है तो आप थोड़ा सा केयरलेस होकर तैयारी करना छोड़ दीजिए। जो आपका शुरू से ही तैयारी करने का तरीका था, रूटीन था, उस पर ही फॉलो कीजिए। अगर अतिरिक्त समय मिला है तो जो पहले कोई कमज़ोर होगा वो मेहनत करके आपसे भी आगे जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, आपको मेहनत करना है और पूरी तरह मेंस कैंडिडेट के रूप में आपको साबित करना होगा और तभी आपका सिलेक्शन इस संदर्भ में आपका इंटरव्यू अगले स्टेप तक होगा। और इंटरव्यू के संदर्भ में जो मैं बातें किया हूँ उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कल अगला दिन जो वीडियो आएगा उसमें मैं जीएस बीपीएससी जीएस पार्ट पेपर 1 जो होता है उस पर विस्तृत चर्चा करूँगा। किस टॉपिक पर क्या आपके नॉलेज में है, कितना है और किस रूप से ये सब चर्चा करना है, ये सब पर मैं विस्तृत देखूंगा। और साथ ही साथ अगला वीडियो GS2 और ऑप्शनल का भी रहेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से जो लाइव था प्लस रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोगों को अभी अवेलेबल करा देता हूँ। यूट्यूब पर लाइव नहीं हो सका उसके लिए सॉरी। जो भी है इसके लिए धन्यवाद। हमारे जो भी सहपाठी हैं वो अच्छे से तैयारी करें, साथ ही साथ होपलेस ना हो। विषम परिस्थिति चल रही है उसमें भी अवसर निकालें और हमें उस प्रशासक के तौर पर अपने आप को साबित भी करना है कि विषम परिस्थिति में भी हम एक रणनीतिकार होकर अपने जो भी लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ अगले सेशन तक। धन्यवाद।